वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड जीके बाय शुभम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, जो कि आपका हरिद्वार में स्थित है। उसके द्वारा आपकी PCS की वैकेंसी निकाल दी गई है और ये वैकेंसी आपकी वही वैकेंसी है जो आपकी अगस्त में, जिनकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की 10 अगस्त 2021, जो आपका प्रकाशित किया गया था विज्ञापन, और उसकी अंतिम तिथि थी आपकी 30 अगस्त 2021। ये वही वैकेंसी है, बट हुआ क्या है, इन्हीं वैकेंसी में कुछ पद आपके ऐड कर दिए गए हैं। उस टाइम पे आपकी वैकेंसी थी 224 और ये 94 वैकेंसी और इसमें ऐड कर दी गई हैं, क्योंकि आयोग के पास अन्य विभागों से अध्याचन आए थे अभी, तो उन अध्याचनों को इसमें ऐड करके जो टोटल पद हो गए हैं आपके, वो हो गए हैं आपके 318। तो अब आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था और जो नए पद आए हैं आपके 94, वो इन पदों में भी आवेदन करना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका आवेदन UKPSC की वेबसाइट पर जाकर आप उन्हें उन पदों में भी अप्लाई कर सकते हैं जो पद आप उस टाइम पे नहीं थे, अगर आपके पास उस पद के लिए योग्यता है तब। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पद हैं इसके अंदर। तो जैसे कि आपका पहला पद है आपका पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग। यह है आपका वित्त अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना, खंड विकास अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग, ये सब आपके पद हैं इसमें। तो ये सब आप देख लेंगे, UKPSC की वेबसाइट से इसको आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। इसके अलावा जो आपका ये सब पद आए हुए हैं, जो इनके लिए जो आपकी योग्यता है, अनिवार्य योग्यता, जो आपका डिप्टी कलेक्टर कार्मिक विभाग का जो पद है, उसके लिए जो अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है वो है आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय की किसी विधा में उपाधि, यानी कि आपके पास कोई भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर आपका अधिमानी अर्हता, अधिमानी अर्हता में आपका यही आता है कि जो प्रादेशिक सेना में है उन्हें 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैंडिडेट कोर जो आपका NCC होता है उसके पास अगर किसी का प्रमाण पत्र होगा तो उन्हें इसमें वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा आपका कारागार अधीक्षक है आपका गृह विभाग, तो ये है आपका जिला कारागारों के अधीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए ये होनी चाहिए आपके किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और देवनागरी लिपि में आपका लिखित हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है सहायक आयुक्त वित्त विभाग, जो आपका सहायक आयुक्त है आपका वित्त विभाग, तो इसमें क्या आता है आपका, इसमें आपके पास सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसमें भी आपकी क्या होनी चाहिए, आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये एक बड़ी पोस्ट है, आपको पता ही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जो पूरे जिले का अधिकारी होता है, जिला समाज कल्याण अधिकारी। इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय से भिन्न किसी, जिसे विधि के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई हो, से घोषित किया गया हो। तो आपको क्या होनी चाहिए आपके पास, इसके लिए भी आपके पास एक स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आप नेक्स्ट संपादक सूचना विभाग, इसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत साहित्य के साथ स्नातक। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बट ग्रेजुएशन में आपके पास एक विषय होना चाहिए, या तो हिंदी हो आपके पास या तो संस्कृत हो, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका नेक्स्ट आता है कार्यकारी अधिकारी पंचायती राज विभाग में। इसके लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है वो रखी गई है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या राज्य सरकार द्वारा डिग्री के सापेक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आपका राज्य कर अधिकारी, जो आपका वित्त विभाग में राज्य कर अधिकारी होता है, टैक्स इंस्पेक्टर बोलते हैं जिसको। तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास, सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास ये भी आपका स्नातक होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, स्नातक, और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का, आपको पता ही है कि जो आपकी हिंदी है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, वो देवनागरी लिपि आपकी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ये आपको पता ही है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका पद आता है वो आता है उप निबंधक श्रेणी सेकंड वित्त विभाग। इसमें क्या है आपका, इसमें आपकी जो रखी गई योग्यता वो भी आपकी स्नातक रखी गई है, बट
देवनागरी लिपि में हिंदी अथवा ये बिल्कुल जो वहाँ पे था सेम चीज़ है इसमें भी। नेक्स्ट जो आपका पद आता है फीचर लेखक, सूचना विभाग में आपके फीचर लेखक का पद है। इसमें जो आपकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता रखी गई है वो रखी गई है आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से, यहाँ पे भी आपकी क्या रखी गई है, स्नातक ही रखी गई है। तो आपको देख ही रहे हैं आपकी सभी पोस्ट में मैक्सिमम स्नातक मांगी गई है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आपका जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण विभाग। जो आपका महिला कल्याण विभाग है वहाँ पे जिला परिवीक्षा अधिकारी की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें जो आपका आता है वो आता है आपका, इसमें आपकी जो मांगी गई है, इसमें आपकी मांगी गई है स्नाकोत्तर। स्नाकोत्तर का मतलब होता है आपको यहाँ पे देना है पोस्ट ग्रेजुएशन। जिसके पास भी MA MSc है वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका केस वर्कर, महिला कल्याण विभाग में पद है आपका केस वर्कर। इसमें आता है आपका केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता किसी विद्यालय से शास्त्र समाज शास्त्र, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी समाज शास्त्र में होनी चाहिए, सोशल साइंस में। यहाँ पे भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पद आता है आपका जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। जो आपका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है जिसकी स्थापना आपकी 27 मई 2003 को हुई थी। इसमें भी आपकी जो रखी गई है अनिवार्य अर्हता वो रखी गई है आपकी स्नातक, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था। जो आपके भिक्षु गृह हैं जहाँ पे आपके भिक्षुओं को रखा जाता है, राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह एवं राजकीय दिव्यांग कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र समाज कल्याण। तो यहाँ पे जो अधीक्षक होता है इन भिक्षु गृह में वो जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भी ये बनाए गए हैं हमारे, तो इनमें जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए आपके पास होना चाहिए समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आपके पास समाज शास्त्र में या मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सेवा सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 हेतु पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया का निर्देशक। आपको क्या करना है, जिन बच्चों ने पूर्व में जो पंजीकृत हैं जिन्होंने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है आपका UKPSC की वेबसाइट पर, तो उन बच्चों को क्या करना है, ये UKPSC की वेबसाइट खोल देनी है। क्या है UKPSC की वेबसाइट, www.ukpsc.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड एक्स्ट्रा एंड प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन। जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था उन बच्चों को क्या करना है, इस बटन पर जाकर क्लिक कर देना है, ऐड एक्स्ट्रा इसेंशियल एंड प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन। जो पद इस वैकेंसी में ऐड हुए हैं, जो पहले पद थे वो तो ठीक है उनके लिए तो आपने अप्लाई कर दिया है, बट जो अब पद ऐड हुए हैं और उनके लिए आपके पास योग्यता है। मान लिया किसी पद में अभी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर जो कुछ ग्रेजुएशन के पद हैं और आपके पास ग्रेजुएशन है, वो पद पहले नहीं थे पर अब वो पद हैं, तो आप इसमें जाकर आप अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर देंगे। जो आपका नेक्स्ट के बाद आपको क्या कर देना है, इसमें ऐड करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर आपको ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट मिल जाएगा। अब ये तो था आपका जिन बच्चों ने पूर्व में जिन्होंने आपका इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है या फिर पूर्व में जिन्होंने आवेदन कर दिया था, उन बच्चों के लिए था ये चीज़, जिन्होंने आपका पूर्व में आवेदन कर दिया था। अब हम बात करेंगे नवीन अभ्यर्थियों हेतु। जो बच्चे अभी उस टाइम पे जब अगस्त में वैकेंसी आई थी उन्होंने तब आवेदन नहीं किया था और वो बच्चे आवेदन करना चाहते हैं, तो नवीन बच्चों के लिए आपका क्या है, ये प्रोसेस है कि अभ्यर्थी www.ukpsc.gov.in पर जाएंगे और वहाँ जाकर विज्ञापन को देखेंगे वो बच्चे। उसके बाद हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी आपको वहाँ पे लॉगिन हेतु एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आपको आई हैव वेरीफाइड ऑल डिटेल एंटर्ड बाय मी इन दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड विश टू सबमिट दी सेम पर क्लिक करेंगे। ये क्या है, आपको ये समझ लो, आपको उस पर अपने सारी डिटेल भर देनी है, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी ईमेल आईडी। तो इससे क्या होगा, आपको एक लॉगिन आईडी मिल जाएगी, यानी कि आपका OTR इस पर बन जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात आपको एक लॉगिन आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे, दोबारा से वेबसाइट में डालेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या डाल देना है, एजुकेशन डिटेल वगैरह सब जब आप डाल देंगे, एजुकेशन डिटेल, आपका फ़ोटो सिग्नेचर,
लेफ्ट थंब, तो उससे क्या होगा, आपका OTR हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है कि आपने एक बार ये सब डिटेल डाल दी, तो जब आप नेक्स्ट फॉर्म भरेंगे, जब यूकेपीएससी के बाद भी फॉर्म आएंगे, तो आपको बार बार ये आपका फोटो, सिग्नेचर, ये डिटेल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पद आएगा आपको उस पद के लिए बस अप्लाई कर देना है और फीस कटवा देनी है, बस इतना ही काम होगा फिर। इसके अलावा कुछ चीज़ें और दी गई हैं इसमें, जैसे कि पूछा गया है कि फाइनल सबमिशन के उपरांत आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर, मान लिया किसी बच्चे ने फॉर्म भर दिया है बट उसके फॉर्म में गलती हो गई है कुछ, तो उसे क्या करना है, अपना आवेदन रद्द कर, वो क्या करेगा, बच्चा अपने आवेदन को रद्द कर देगा और पुनः आवेदन कर देगा। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से उसकी फीस कटेगी, कैंसिल माई एप्लीकेशन पर दबा देगा वो बच्चा, और उसके बाद फिर प्रोसीड टू कैंसिल पर क्लिक करने के बाद आपको अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल पे एक OTP प्राप्त होगा। इससे क्या होगा, आपका वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दोबारा से फिर अप्लाई कर देंगे, दोबारा से आपकी फीस कटेगी और आपका ये कैंसिल हो जाएगा अभ्यर्थन। उसके बाद फाइनल सबमिशन किए जाने से पूर्व, अगर आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है तो पूर्व में आप संशोधित कर सकते हैं। तो आपको एक बार फाइनल सबमिट से पहले पूरा फॉर्म को चेक कर लेना है, अगर कोई गलती है नहीं, अगर है तो उसे तभी सुधार लो, बाद में सुधारोगे तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा। और आपकी फ़ीस, वैसे अभी तो फीस लग नहीं रही है कोरोना काल में, और जो भी इलेक्शन की वजह से इन्होंने फीस को हटा दिया है, तो अभी तो कोई दिक्कत है नहीं है, बट बाद में अगर आप करोगे तो आपकी फ़ीस कटती है उसमें। अभी तो फ्री भरे जा रहे हैं फॉर्म, तो आप आराम से भरें फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है इसमें कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रसन्नगत विज्ञापन के क्रम में पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है, वे अभ्यर्थी भी अतिरिक्त जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन के क्रम में पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है, जिन बच्चों ने पहले आवेदन नहीं किया था, वे अभ्यर्थी भी अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि पत्र के क्रम में आवेदन कर सकते हैं। वो आवेदन कर सकते हैं जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है। देखो, जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं पोस्ट के लिए, बट जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया था और वे नए आवेदन करने के इच्छुक हैं, तो वे अपने पूर्व में किए गए आवेदन को रद्द कर सकते हैं, के पश्चात नए आवेदन कर सकते हैं। रद्द किए गए या पूर्व में किए गए आवेदन के साथ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो आपका रद्द किए गए या पूर्व में किए गए आवेदन के सापेक्ष जमा परीक्षा शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा। अब देखो, इसमें जिस टाइम पे ये फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पे सरकार ने फीस माफ नहीं की थी, तो उस टाइम पे फीस लग रही थी इसमें 300 रुपये। तो वो फीस आपको, अगर आप कैंसिल करने के बाद नया आवेदन कर, जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था वो कैंसिल करने के बाद नया आवेदन करेंगे, तो आपसे क्या नहीं लिया जाएगा, इसमें नए आवेदन करने, तो आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है, आपसे किसी भी आवेदन के साथ पूर्व में जमा शुल्क किसी भी दिशा में वापस नहीं किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो आपने फीस पहले जमा कर दी थी, आपने मान लिया फॉर्म भरा था, फीस भी दी थी और आपने अब कैंसिल कर दिया, तो जो आपकी 300 रुपये फीस थी वो आपको वापस नहीं मिलेगी, ये बोला गया आयोग के द्वारा। इसके अलावा अतिरिक्त विज्ञापन या शुद्धि पत्र के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसमें क्या है कि जो अतिरिक्त विज्ञापन यानी कि जो पोस्टें ऐड हुई हैं और जो शुद्धि पत्र है उसके सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब कोई आपसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो पूर्व में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपने पूर्व आवेदन पत्र को निरस्त कर, जो बच्चे ने पहले आवेदन कर दिया था और वो पुनः आवेदन करने पर, मान लिया उन्होंने पहले आवेदन कर दिया था और अब उन्होंने वो निरस्त कर दिया है, वो निरस्त करने के बाद वो दोबारा आवेदन कर रहे हैं, तो उनसे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। मतलब यह है कि आपने अगस्त में जो फॉर्म भरा था, आप अगर उसे कैंसिल करके नया फॉर्म भरते हैं तब भी आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है आपका, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापन दिनांक 10/2021 के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है और वो प्रश्नगत विज्ञापन में जोड़े जा रहे नवीन पदों, जो आपके नवीन पद जोड़े गए हैं के सापेक्ष अनिवार्य शैक्षिक अर्हता या अधिमान्य रखते हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये है पॉइंट यहाँ पे, ये साफ साफ बोला जा रहा है कि जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था और जो अब पद जोड़े गए हैं, समझ रहे हैं आप चीज़ों को, जो जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था और जो अब पद जोड़े गए हैं, अगर उन पदों से संबंधित योग्यता उनके पास है और वो योग्यता उन्होंने पहले ही सबमिट कर दी थी, मान लिया किसी बच्चे, अभी वैकेंसी जो आई है उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है और बच्चे ने ग्रेजुएशन तो पहले ही भर दी थी, तो उस पद के लिए वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया, उसके लिए उसको दोबारा से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को उनके द्वारा धारित अर्हता के आधार पर नवीन पदों के सापेक्ष विचारित किया जा सकेगा। इसमें क्या है कि जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले ही
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपना, जिन बच्चों ने मान लिया पोस्ट ग्रेजुएशन अब उसी टाइम भर दिया था, तो अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन की कुछ पोस्ट निकली हुई हैं, तो उन पोस्ट ग्रेजुएशन पे वो बच्चा ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, उसका अभ्यर्थन, उसे अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, यही बोला गया है इसमें। नेक्स्ट बोला गया आपका, जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन दिनांक 10/2021 किसी क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, वे नवीन अध्यासन पदों के सापेक्ष अधिनामता धारित करते हैं, उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर पूर्व में भरे गए आवेदन में संशोधन करते हुए नवीन, देखो इसमें क्या कहा गया है कि जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था और वो संशोधन करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, अपनी मान लिया किसी बच्चे ने उस टाइम पे ग्रेजुएशन लिखी थी बट अभी इसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन की हैं, या फिर किसी में आपका हिंदी से मांगा गया है, किसी में समाज शास्त्र मांगा गया है, तो अगर वो बच्चा उसे ऐड करना चाहता है तो उस बच्चे को क्या करना है, उसे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे क्या करना है, वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट पर जा करके अपनी जो क्वालिफिकेशन है उन क्वालिफिकेशन को उसमें ऐड कर देना है। सिंपली यही था इसमें, उन क्वालिफिकेशन को उसे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट है आपका, जिन अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10/2021 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन किया जा चुका है, वे नवीन अध्यादेश प्रतिस्थापित वांछित अनुभव हुआ वांछित अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र रखते हैं। मान लिया उन्होंने आवेदन कर दिया था और उनके पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र हैं, तो उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को जाकर पूर्व में भरे गए ऑनलाइन आवेदन संशोधन करते हुए, देखो क्या है आपका, जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था और उनके पास सर्टिफिकेट हैं आपके प्रमाण पत्र अनुभव से संबंधित, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वेबसाइट, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना उन्हें निरस्त करने की जरूरत है। उन्हें क्या करना है, बच्चों को वेबसाइट पर जाकर पूर्व में जो उन्होंने आवेदन भरा था उसी में वो क्या कर देंगे, संशोधन कर देंगे, पूर्व में भरे गए आवेदन में ही वो संशोधन कर देंगे, उस अनुभव को अपने ऐड कर देंगे उसमें वेबसाइट पर जाकर। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और वे नवीन पदों के सापेक्ष अनिवार्यता व अनिवार्यता के अंतर्गत वांछित अनुभव का दावा नियत तिथि तक अपने ऑनलाइन आवेदन में नहीं करते हैं, तो उक्त के पश्चात इस संबंध में प्राप्त किसी प्रत्यावेदन पर आवेदन नहीं किया जाएगा। इसमें यह बोला गया है कि जिन्होंने आवेदन पहले कर दिया था और वो नवीन पदों के सापेक्ष अधिमान्य जो अर्हता या अनिवार्यता या अनुभव का दावा नियत तिथि तक अपने ऑनलाइन आवेदन में नहीं करते हैं, तो उनका इस संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जो बच्चों ने पूर्व में आवेदन कर दिया था और ये जो नई वैकेंसी आई हैं इनमें जो क्वालिफिकेशन और मांगी गई हैं, ये बच्चे अगर उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पर जाकर, तो इन पदों के लिए उन्हें एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। वो जो उन्होंने पूर्व में फार्म भरा था और जो वो पद थे पहले, उन्हीं पदों के लिए वो एप्लीकेबल होंगे बच्चे। तो जिन बच्चों को इन पेपरों के लिए, जो बच्चे इन भर्तियों के लिए जो अभी आई है 92 भर्ती, इनके लिए दावा करना चाहते हैं, तो वो बच्चे एक बार जा करके अपनी क्वालिफिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं वेबसाइट पे इन पदों से संबंधित। और अगर उन बच्चों ने पहले ही कर दी थी वेबसाइट पर ऐड अपना डेटा बिल्कुल सही और वो मैच कर रहा है इस डेटा से जो इसमें वैकेंसी आई है इन पदों की क्वालिफिकेशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। बट अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन उसमें ऐड कर सकते हैं और नए पदों के लिए भी आपको फिर माना जाएगा। इसके अलावा जो आपका ये है, इसमें ये दिया गया है कि जो आपका ये आपके समूह ख के पद हैं, एक बार अधिवर्ष का अभ्यर्थी को अधिकतम 1 वर्ष की छूट प्रदान की जा रही है। ये आपको बताइए कोविड की वजह से प्रदान की गई है 1 साल की छूट एज में। इसमें बोला गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया है, दिव्यांगता की उच्च श्रेणी के जिन अभ्यर्थियों पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था, जो दिव्यांगता की उच्च श्रेणी से संबंधित वैध प्रमाण पत्र रखते हैं वे अभ्यर्थी, देखो जिन बच्चों ने पहले आवेदन नहीं किया था और वो आपके दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो वो अब आवेदन कर सकते हैं, इसमें यही बोला गया है। उनके पास बस उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, वैध प्रमाण पत्र जो आपका 40% का जो रहता है वही। इसके अलावा जो अभ्यर्थी दिव्यांग की उक्त श्रेणी से आच्छादित हैं एवं दिव्यांगता की उक्त श्रेणी से संबंधित वैध प्रमाण पत्र धारी करते हैं वह वैध प्रमाण धारी करते हैं, पूर्व में विकलांगता की OA, OL, PB, PD श्रेणियों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, उन अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों ने पहले आवेदन कर दिया था तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यही बोला। ऐसे अभ्यर्थी को सहायक निदेशक उद्योग प्रबंधक के पद पर सापेक्ष विचारित किया जाएगा। अतिरिक्त विज्ञापन शुद्धि क्रम में ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत परीक्षा के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2021 तक विज्ञापन। अब जो इसमें याद रखना है आपको फाइनली अंतिम तिथि क्या है, तो अंतिम तिथि क्या है आपकी 28 दिसंबर 2021। और एक सबसे बड़ा फैक्ट है आप जो ध्यान रखना है कि जो आपका
जो आपकी अंतिम तिथि है 28 दिसंबर 2021, इस 28 दिसंबर 2021 तक आपके पास अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं व अनिवार्य अन्य आवश्यक सहायता करती हूँ। मान लिया आप किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है और उसके पास मार्कशीट है 28 दिसंबर 2021 से पहले की, तो वो बच्चा भी आवेदन कर सकता है अभी। यानी कि ओबीसी का प्रमाण पत्र कोई लगाना चाहता है तो 28 दिसंबर 2021 से पहले का होना चाहिए आपके पास। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपकी 28 दिसंबर 2021 से पहले की होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखना, 28 दिसंबर 2021 तक आप हर क्वालिफिकेशन को आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो रही है जाके जनवरी फरवरी में या फिर मई जून 2022 में तो आप इसमें अप्लाई कर देंगे, आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आपको देख लेना है फिर कि जो आपका ये जो प्रारंभ हुए हैं आपके ऑनलाइन आवेदन जो संशोधन के लिए हुए हैं, ये हुए हैं आपके 8 दिसंबर 2021 से। 8 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। ये इनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपकी 28 दिसंबर 2021 रात्रि 11 बजे। आप जल्दी आवेदन कर दें, बाद में साइट में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। और उसके बाद दिया गया है शेष समझ शर्तें आचरण की यथावत रहेंगी। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।